Welcome, Dr. Rajiv Puri. Sir, I really thanks for coming our podcast. And let me just give an introduction to Dr. Puri. And he is coming from corporate background, having more than 20 years of experience in corporate world. इसके साथ में motivational speaker हैं and also he is a nationalistic speaker. और काफ़ी सारे अलग अलग नेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको इनवाइट किया गया है, जिसमें इंडो पाक वार की बात करें हम, या लीडरशिप की बात करें हम, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, इसके लिए आपने काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है। इंडो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, इसके ऊपर आपकी काफ़ी सारी रिसर्च है। मैनेजमेंट में आपका डॉक्टरेट है, तो डेफिनेटली आई कैन से कि वी आर प्रिविलेज्ड। तो लेट मी स्टार्ट एंड जस्ट वांटेड टू गेट सम आइडिया कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि बंगाल इलेक्शन हुआ है और बीजेपी ने फर्स्ट टाइम, जब से इंडिया 1947 के बाद फर्स्ट टाइम बीजेपी ने वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो आपको क्या लगता है एक्चुअली, इज दिस रिलेटेड टू पॉलिटिकल लीडरशिप और सिस्टमेटिक अप्रोच, या एक रीजनल आपका जो पॉलिटिक्स है उसका एंड हुआ है, या आपको क्या लगता है इसके बारे में? Well, thank you, Ashish, for the very benevolent introduction that you've given about me. You're absolutely right when you say that is it about regional politics or is it about national politics? Or is it about leadership? Yes, it is about leadership. It's about strategic national political leadership, which has played out over there. Where we saw, if you ask me, I think it is actually independence having dawned upon Bengal. A बहुत ही vibrant civilization where some of the biggest thinkers, some of the biggest scientists, and some of the biggest revolutionaries of India have come from Bengal. करेक्ट, ये But sadly, if you look at what happened after independence, it was the identity or it was the nationalistic fervor of the majority population in West Bengal, the Sanatanis, which was crushed. First was the rule of the Congress. Then came the 35 years rule of the communists. And then came 15 years of the Trinamool Congress. मैं तो यही बोलूंगा कि जो सनातनी था, जो एक बहुत ब्राइट सिविलाइजेशन है, हिंदू है जो वहां का, उसके लिए तो शायद आज़ादी अभी मिली है. इट इज़ द डॉन ऑफ लीडरशिप and it is the consequence of strategic leadership, perhaps the thought process of the national leaders, like the man who's called the Chanakya today, that is Mr. Amit Shah. And of course, with his strategy, we had a very strong man leading the charge in Bengal, that is Suvendu Adhikari. In our language leadership, we say the ability or the propensity to lead from the front. वो उन्होंने दिखाई और इसलिए पूरे मासेस को गैल्वनाइज कर दिया, उन्होंने ऊर्जित कर दिया, एनर्जाइज कर दिया. 21 में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और यहाँ पे बोला मैं अब नहीं रुकूंगा, वो तो मेरा घर था जहाँ पे आप आई थी, अब 26 में मैं आपके घर में आऊँगा. और भवानीपुर में उन्होंने हराया और पूरा अच्छी तरह से हराया, चारों खाने चित कर दिया. तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एट द टॉप लेवल, स्ट्रेटजी, और उसके बाद ब्रिलियंट और एनर्जेटिक execution by the leader in Bengal, that is Mr. Suvendu Adhikari, and we saw the result. आप देख रहे हैं सेलिब्रेशंस. आपको लगता है कि एक्चुअली एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल था इसमें? बिल्कुल, ये पूरी ही लीडरशिप है. मैं दोनों पैमानों के ऊपर एक स्ट्रेटजी जो आई ऊपर से, नेशनल लेवल से, और उसके बाद उसे जिस तरह वहां पे लीड किया और एग्जीक्यूट किया, वो भी हमें दिखाई दिया. और नतीजा हम देख रहे हैं, अंजाम हम देख रहे हैं कि लोग वहां के बोल रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं और लोग बोल रहे हैं कि हमने राहत की सांस ली, ऐसा लगता है हमें आज़ादी आज मिली है. अभी उससे ही रिलेटेड एक्चुअली आपने एक दो और भी मुद्दे देखे होंगे. एसआईआर के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था. Right. मे भी आप थोड़ा सा एसआईआर के ऊपर यदि हम बात करते हैं, और एसआईआर से रिलेटेड इंडो जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उसकी भी शायद ज़मीनें नहीं मिली थी और उसको सील नहीं करने दिया जा रहा था. तो 1971 का जो वार हुआ, करेक्ट, जहाँ से बांग्लादेश एक नया कंट्री फॉर्म हुआ, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब एक्चुअली हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हम, तो 1971 का जो वॉर कैसे हुआ और उसके बाद से जो बंगाल का ओवरऑल जो डायमेंशन चेंज हुआ, राइट, तो उस पे आप क्या कमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे हैं, करेक्ट. जड़ें बहुत गहरी हैं इसकी. पहले तो हम ये सोचें कि जब बांग्लादेश बना तो वो
एक तमाचा था किसके मुंह पे? पाकिस्तान के मुंह पे. हम्म It was a slap on the face of the two nation theory of Muhammad Ali Jinnah, हम्म that what binds people together is religion. हम्म लेकिन ऐसा उन्होंने प्रूव किया that is not possible because the Bengali Muslims they rebelled against the domination of the Punjabi Muslims. अच्छा पंजाबी मुसलमान डोमिनेट कर रहा था पाकिस्तान को तब भी और अब भी. हम्म और सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिलती थी बंगाली मुसलमान को. हम्म तो उसने बोला मैं सेकंड क्लास नहीं बन के रहूंगा. और आवामी लीग 1970 के इलेक्शन जो हुए, दी ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान, दिसंबर 70, वो आवामी लीग शेख मुजीबर रहमान की पार्टी जीत गई. और उसने कहा मैं जीत गया हूँ, मेरे पास मेजोरिटी है, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ पाकिस्तान का. अच्छा लेकिन जो पंजाबी मुसलमान थे वेस्ट में, उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है? करेक्ट अरे भाई हम आपसे सुपीरियर हैं, उन्होंने कहा. हम आपसे फिजिकली सुपीरियर हैं और तो हम आपसे मेंटली भी सुपीरियर हैं. करेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर बन के हम पे कैसे राज करोगे? हम आप पे राज करेंगे. तो उन्होंने वो इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया. अच्छा और वो जो टेंशन हुई, टेंशन होती गई. और उसके बाद पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया उन्होंने. और उन्होंने अपनी ही आर्मी जो पंजाबी और पठान डोमिनेटेड थी, उन्होंने छोड़ दी बंगालियों के ऊपर, बंगाली मुसलमानों के ऊपर. और फिर वो टॉर्चर, वो एब्डक्शन, वो किडनैपिंग, वो डिसअपियरेंस, वो रेप जो शुरू हुआ. और इंडिया में रिफ्यूजीज आ गए, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई और इंडिया को बीच में आना पड़ा. और 13 दिन के अंदर हमने धूल चटा दी पाकिस्तान को. तो ये और रिफ्यूजीज मतलब उस समय वो वार के पहले इंडिया में एंटर कर रहे थे, बिल्कुल मतलब क्योंकि जिस बिल्कुल समय ये बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल आर्मी के आप बोल सकते हैं जो टॉर्चर उन लोगों ने जो बांग्लादेश राइट या आपका जो वाला जो पाकिस्तान था वहां पे जो किया. राइट बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप. मार्च 1971, 25 मार्च ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च हुआ. और तब रिफ्यूजीज में इंडिया ने आना शुरू किया. और 3 दिसंबर ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया पाकिस्तान ने. और 13 दिन बाद 16 दिसंबर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा हमारे, उन्होंने जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करवाया उनसे. 500 साल की सबसे बड़ी जंगी जीत, 93,008 जंगी कैदी, प्रिजनर ऑफ वॉर हमने लिए. और एक नया देश उस दिन पैदा हुआ जो था बांग्लादेश. ओके. सैम मानिक शाह जी के का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें. बिल्कुल यदि उनका आई गेस ऑटोबायोग्राफी के ऊपर आपने काफी रिसर्च की है, तो बिल्कुल उनके बारे में यदि आप कुछ बोल बिल्कुल. सकें. फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ, द हीरो ऑफ 1971, इंडिया के एक बहुत बड़े हीरो हैं, इंडिया के बहुत बड़े नायक हैं. और वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई वी वर एबल टू गेट द सरेंडर ऑन द 16th of December. अच्छा लेकिन वो थे दिल्ली में और हम ढाका के आसपास पहुंच रहे थे 14-15 दिसंबर से. और जब प्रेशर दिया सैम फील्ड मार्शल मानिक शॉ ने, याया खान इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और वहां पे ढाका में थे कमांडर इन चीफ जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी. अच्छा प्रेशर दिया उन्होंने और पाकिस्तान ने सरेंडर की तैयारी करी. तो लीडरशिप यही होती है कि फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ हु वाज अ वेरी मोटिवेटिंग लीडर फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, अच्छा उन्होंने कहा नहीं सरेंडर मैं नहीं लूंगा. मेरा टीम मेंबर, मेरा जूनियर नेक्स्ट इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, ईस्टर्न कमांड उन्होंने लीड किया. तो कैलकाटा से ढाका वो जाएंगे, सरेंडर वो लेंगे. दैट इज द मार्क ऑफ अ ग्रेट लीडर. अक्सर हम क्या देखते हैं, क्रेडिट लेने लीडर पहुंच जाता है और ब्लेम डालने के लिए वो सबसे पहले डाल देता है अपने जूनियर्स पे. अच्छा लेकिन यहाँ पे ये उन्होंने दिखाया कि क्रेडिट उन्होंने अपने ही टीम मेंबर को दे दिया. नहीं, हीरो मैं नहीं, हीरो आप हैं. Therefore I say Field Marshal Manik Shaw, a great man, a great military officer and a great leader also. और उसी समय आपने देखा होगा कि उस पर्टिकुलरली वार के पहले ही राइट राइट अपना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारा पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस एजेंसी जो फॉर्म हुई थी, करेक्ट, जो इंदिरा गांधी जी ने फॉर्म की, और उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था इस 1971 के वार में. Right, you are absolutely right. Yes, आप क्या बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, तो मैं वही चाह रहा था कि एक्चुअली उनका और मानिक शाह जी का डेफिनेटली एक बड़ा रोल रहा है. तो रॉ का भी कैसे रोल था इस पर्टिकुलर वार में? राइट, देखिए मिस्टर R.N. काओ उसके पीछे थे. और ये बुक है, देखिए आप देखें, इट इज अबाउट द पाकिस्तानी आर्मी एंड द वॉर्स आउटसाइड एंड विद इन अच्छा बाय शुजा नवाज. हाँ हाँ ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं.
आसिफ नवाज जांजुआ उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने पूरी डिटेल स्टडी है उनकी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। तो इसमें 71 वॉर, 65 वॉर, कारगिल वॉर, 48 वॉर, कश्मीर में कबायली जब आ गए थे, हर एक के बारे में जिक्र है। और उन्होंने इसमें जिक्र किया कि इंडिया के पास जो इंटेलिजेंस थी ईस्ट पाकिस्तान के बारे में उस टाइम पे, वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें रॉ का, मिस्टर काओ का बहुत बड़ा रोल था। और उन्हें सपोर्ट मिल रहा था ईस्ट बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें बोला जाता था मुक्ति बाहिनी, उनके साथ में उनकी बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग थी। वहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। इनके जो भी क्रूशियल एरियाज थे वो हमें पता थे, और हमने वो अटैक किए, हमने वो उड़ा दिया, हमने उन्हें ध्वस्त किया। और एक बड़ी वजह जो हमने सरेंडर लिया 16 दिसंबर को, वो था द इनपुट्स दैट वी गॉट फ्रॉम आवर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज रॉ। नहीं तो शायद हमें सरेंडर 16 दिसंबर को नहीं मिलता। 17 दिसंबर को सीज फायर का प्रपोजल अच्छा, यूनाइटेड नेशन पे जुल्फिकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे यूएन में, और सीज फायर प्रपोजल उन्होंने इनिशिएट कर दिया था, सीज फायर हो जाता। जब से पासा पलटा, 3 दिसंबर वॉर शुरू हुआ, और उन्हें पता लगा कि पासा पलट गया 9 दिसंबर तक, इंडिया हावी होने लगा है, तो 10 दिसंबर पहला प्रपोजल उन्होंने सीज फायर, कि सीज फायर हो जाएगा तो सब रुक जाएगा, उन्होंने डाल दिया यूएन में। लेकिन हमारे साथ खड़ा था यूएसएसआर, पाकिस्तान के खड़ा था, साथ था यूएस और चाइना। लेकिन यूएसएसआर ने वीटो कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होने की वजह से, और वो सीज फायर प्रपोजल खारिज हुआ। और उन्होंने 13 दिसंबर एक और प्रपोजल आया, और वो भी यूएसएसआर ने वीटो कर दिया। अच्छा, तो सीज फायर होने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि वो लोग चाहते थे सीज फायर यानी ड्रॉ हो जाए मैच, या वो वॉर जंग ड्रॉ हो जाए। लेकिन यूएसएसआर, लियोनिड ब्रेजनेव जो वहाँ के प्रीमियर थे, और उनके बहुत अच्छे एसोसिएशन थे इंडिया मिसेस गांधी के साथ, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, बोला इंडिया आपको सरेंडर लेना है तो ले लो। 17 दिसंबर एक और सीज फायर प्रपोजल आएगा। मेरे पास, यूएसएसआर के पास 2 वीटो थे जो हमने यूज कर लिया, अब हमारे पास वीटो नहीं है, और अब ये सीज फायर प्रपोजल पास हो जाएगा और सीज फायर होगा। अगर आप एक डिसीजन निकाल सकते हो 17 दिसंबर से पहले तो निकाल लो, और इसलिए अर्जेंसी थी। और 16 दिसंबर तक हम ढाका पहुंच गए, जो कि मुश्किल था, क्योंकि हम ढाका से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर हमारी आर्मी थी। अच्छा, तो वो कहाँ से हमें जाना है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, ये सारी इंटेलिजेंस हमें रॉ से मिल रही थी, और मुक्ति बाहिनी के थ्रू हमें मिल रही थी। तो मिस्टर काव का, रॉ का, मुक्ति बाहिनी का बहुत बड़ा हाथ रहा। और ऑफ कोर्स जो हमारी आर्मी का कारनामा था, द बिगेस्ट मिलिट्री विक्ट्री इन द लास्ट 500 ईयर्स, 1971 सरेंडर ऑफ पाकिस्तान। तो एक्चुअली पाकिस्तान के तो आई गेस 90,000 प्लस कुछ जो सैनिक थे उनको हम लोगों ने रिलीज किया, बट कुछ जो हमारे स्पेशली सैनिक थे जो पाकिस्तान ने कैप्चर किए थे, आई गेस उनको पाकिस्तान ने कभी भी रिलीज नहीं किया है। राइट। अब ये देखो, ये हैरानगी की बात ऐसी है कि हमने उनके 93,000 POWs को हमने बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट दी, अच्छी ट्रीटमेंट दी। ये बोला जा रहा था हमारे यहाँ पे, एज पर द जिनेवा कन्वेंशन वी विल ट्रीट देम वेल, वी विल ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग्स, एज सोल्जर्स। और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी इसकी फेवर में थे। उस टाइम की हमारी रूलिंग पार्टी तो चाहती थी कि हम उन्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दें। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके लिए हैदराबाद से बिरयानी बन के आती थी उनके कैदियों के लिए, राइट। खास बाय फ्लाइट वो बिरयानी आती थी, और जहाँ जहाँ वो थे उन्हें खिलाई जाती थी, क्योंकि ये पॉलिसी थी हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट की कि उन्हें खुश करो। ये शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स बोल दो, लेकिन मैं नहीं सोचता क्या वोट बैंक की पाकिस्तानी जंगी कैदी जिन्होंने इतने सारे हमारे लोग मार दिए, और जिन्होंने इतने सारे बंगाली मुसलमानों को मार दिया, और इतने रेप्स कमिट किए, उनको बिरयानी खिलाई जाए हैदराबाद से मंगवा के। अच्छा, और तो और उनके फैमिली मेंबर्स वर अलाउड टू कम इनटू इंडिया एंड स्टे विद देम। उन्हें उनके साथ रहने की इजाजत दी गई हमारी जेलों के अंदर। अच्छा, वहां पे उनके बच्चे भी हुए उन कैदियों के। यानी हमने इतनी रॉयल ट्रीटमेंट उनको दी। और लेकिन हमारे कैदी जो करीब 150 कैदी थे वहां पे, वो वापस नहीं मांगे गए। वो वहां थे, कहाँ गए, कहाँ मर गए, क्या टॉर्चर हुआ, कोई नहीं जानता। तो ये अजीब सी हमारी विक्ट्री थी उस टाइम की, लेकिन ये विक्ट्री तब्दील हो गई एक हार में, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमें उससे कुछ मिला नहीं।
वो बुक एक है, ये भी एक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इश्तियाक अहमद की, पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। ये पाकिस्तानी स्कॉलर है इश्तियाक अहमद, इस टाइम पे कनाडा और स्वीडन में रहते हैं ये, और इन्होंने लिखा है पाकिस्तानी मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा कि 71 की जंग हम हारे और शर्मनाक हार थी हमारे लिए, लेकिन बोलते हैं कि हमारे सोल्जर्स को बहुत रॉयल ट्रीटमेंट मिली वहाँ पे। और पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूट करी हमूदुर रहमान कमीशन to go into the reasons why there was this debacle in 1971, ये शिकस्त, ये हार हमें क्यों मिली। इन्होंने वो रीजंस पता करने के लिए वो कमीशन इन्होंने बनाई कि वजह क्या थी, और उन्हें फिर एक स्केपगोट मिल गया, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जो ईस्टर्न कमांड के हेड थे, जो ढाका में ऑपरेशन लीड कर रहे थे। और रहा अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की बात आपको बता दूं, इंडिया छोड़ने वाले हमने उनके कैदी वापस कर दिए सब, बदले में हमने कुछ भी नहीं लिया। द लास्ट मैन टू लीव इंडिया वॉज जनरल न्याजी, 31 मार्च 1974, और इज ऑन रिकॉर्ड। वो बोलते थे मैं इंडिया छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं कैदी हूँ, बहुत रॉयल ट्रीटमेंट मिल रही है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मेरी जिंदगी ये लोग खराब कर देंगे, इसलिए मैं पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहता। ये अजीब सी बात है। आप देखें 71 वॉर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी मिलिटरीली, लेकिन पॉलिटिकली हमें कुछ नहीं मिला उसमें से। 93,008 POWs, और मेजरली मोस्ट ऑफ देम पंजाबी मुस्लिम्स, यानी उनके लिए वो कुछ भी देने को तैयार हो जाते, राइट। जैसे इसमें इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि, और बेनज़ीर भुट्टो, उनकी ऑटोबायोग्राफी है डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसमें वो भी लिखते हैं कि मेरे फादर जब शिमला एग्रीमेंट के लिए आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो 93,000 में से 65,000 पंजाबी मुसलमान थे, जो पाकिस्तान का हार्ट है, उनको लेने के लिए हम कुछ भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन हम हैरान थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मांगा ही नहीं, हमें सब कुछ वापस कर दिया उन्होंने। और बोलती है मेरे फादर हीरो बन गए, जो हमारी फौज ने मैदान जंग में हारा, मेरे फादर नेगोशिएटिंग टेबल पे सब चीज़ें जीत गए, और वो हीरो बन के हम पाकिस्तान लौटे। तो ये है 71 वाज ग्रेट विक्ट्री फॉर अस, मिलिट्री विक्ट्री, बट उसके रिवेंज में काफी सारे नए इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिए, फिर जो जितने भी टेररिस्ट कैम्प जो फॉर्म हुए, काहूटा का जो ऑपरेशन जो इन लोगों ने स्टार्ट किया न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो उसके ऊपर भी यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी बहुत बड़ा जिक्र है इश्तियाक अहमद साहब का इन्हीं की बुक में, पाकिस्तानी मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। और देखें, आप देखें क्या लिखते हैं, ओरिजिन्स, एवोल्यूशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी शुरुआत कहाँ से और बढ़ोतरी कहाँ से, और उसके बाद उसका हशर क्या, कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, तो रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स 1971 वॉर से पहले वहां पे लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, क्रश इंडिया, मोटो ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। वो लोग मानते थे इस बात को। जनरल न्याजी ने एक इंटरव्यू दिया टाइम मैगजीन को कि इंडिया से हम क्या डरेंगे, अच्छा, और जुलाई 1971 पे, जंग से पहले, कि पिछले 1000 सालों में इन्होंने कोई जंग जीती नहीं और हमने कोई जंग हारी नहीं। और आगे बढ़ के बोला कि एक पाकिस्तानी सोल्जर 10 इंडियन सोल्जर्स के बराबर है। तो वो विश्वास करते थे इस बात में कि वो इंडिया को क्रश कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में लिखा हुआ था क्रश इंडिया। लेकिन भारत की क्या बात रही, बोलते हैं ना कि हम बोलते कम है करते ज़्यादा हैं, बॉम्बास्ट इज नॉट देयर इन अस। तो हमने उनको धूल चटा दी, हमने 71 में 16 दिन में, 13 दिन में, 16 दिसंबर, और घुटनों पे थे वो लोग। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद इंडिया को क्रश नहीं कर सकते, शायद उनकी गलत फहमी है, दे आर मिसलीडिंग देयर ओन सेल्स, अपने आप को ही कन्विंस करके बैठ गए थे और मिसलीड कर रहे थे। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ 16 दिसंबर के बाद इंडिया को क्रश नहीं कर सकते, कि एक पाकिस्तानी सोल्जर 10 इंडियंस के बराबर नहीं है, शायद 1/10 के बराबर है। ये एहसास हुआ उनको, और उनके वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में फिर लाइन्स बदल गई, उनको मोटो बदल गई। आज क्या लिखा है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी हम खुल के मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम पीछे से वार करके उनको 1000 कट्स देके इतना ब्लीड करें, इतना खून निकालें कि वो कोलैप्स हो जाए। और फिर उन्होंने वही किया। उन्होंने पहले तो टेरर कैंप से पहले भी उन्होंने डिक्लेयर किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, कि हम घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, बिकॉज दैट विल बी अ डेटोरेंट फॉर इंडिया, यानी इंडिया हमें हाथ लगाने से पहले 2-3 बार सोचेगा। क्योंकि ये समझ गए थे ना, आमने सामने की लड़ाई में लड़ नहीं सकते,
उस लड़ाई को रोकेंगे कैसे? बोलते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएंगे, बनाएंगे, तो इंडिया आमने सामने की लड़ाई में जीत भी जाएगा, तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे और उनकी सिटीज हम खत्म कर देंगे बड़ी बड़ी। तो पहले Okay. तो उन्होंने ये वाला कहूटा का जो रिएक्टर न्यूक्लियर करेक्ट। ऐसे ही स्टार्ट किया, विच विल सर्व एज अ डेटरेंट टू इंडिया, कि इंडिया आमने सामने की लड़ाई करने से पहले सोचेगा, हाँ हम मानते हैं हमें हरा देगा, लेकिन 2-3 बार सोचेगा और नहीं लड़ेगा, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और उसके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब है वो तो चलता रहेगा सिलसिला। फिर सोचा रोजमर्रा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। भाई हमने बॉम्ब बना दिया, वो तो तरक्की कर रहा है इंडिया, तो फिर मजा उनको कहाँ आ रहा है? उनको नींद तो नहीं आ रही, परेशान कैसे करें? सोचा फिर हम टेररिज्म शुरू करते हैं। उसे उन्होंने एक स्टेट पॉलिसी बना दिया और उन्होंने वहाँ पे मदरसे शुरू कर दिए, जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी, जहाँ पे उन्होंने ब्रेन वॉश करना शुरू किया, और उन्होंने इंडिया में टेररिस्ट छोड़ने शुरू किए कि ठीक है न्यूक्लियर बॉम्ब पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जो आराम से ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं वो भी हम नहीं गुजारने देंगे इनको। तो क्या है कि हमारी सोच पॉजिटिव है, लेकिन उनकी सोच पॉजिटिव नहीं। हमने तो कहा ठीक है आपको हरा दिया, अब आप हमें परेशान नहीं करना, आप अपनी ज़िंदगी जियो और हम अपनी तरक्की करते रहेंगे। लेकिन उन्हें ये भी गवारा नहीं है। तो उसके बाद आई गेस उन्होंने 2 या 3 टाइम्स प्लेन भी हाईजैक किए, राइट? अभी और वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। एक हमारे नेशनल, आप बोल सकते हो, होम मिनिस्टर की लड़की को किडनैप करना, और उसके बाद में हमारे आई गेस कुछ आतंकवादियों को उन्हें छोड़ा है। राइट, बिल्कुल। वो 1990 की बात है, हम्म। जब हमारे मिस्टर मुफ्ती थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे होम मिनिस्टर। हम्म। तो उनकी बेटी को किडनैप करना और उसके बदले में टेररिस्ट छोड़ना, तो ये भी हमारे यहाँ पे सवाल उठाए गए इसके ऊपर। और एक होम मिनिस्टर। कई लोग आज भी इसके ऊपर बोलते हैं ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। ऐसे भी लोग बोलने वाले हैं, अभी तक प्रूव तो नहीं हो पाई कि कॉन्स्पिरेसी थी, कि टेररिस्ट को छोड़ना था इसलिए इट वाज स्टेज मैनेज्ड। ऐसे भी लोग बोलते हैं। हम इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं बोल सकते, लेकिन बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं। और हमारे लिए एक शर्मनाक किस्सा था कि होम मिनिस्टर की ही बेटी किडनैप हो गई, जो हमने राइट, देखा। वो एक सबसे बड़ा मेजर, आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन मार्क, कि कैसे यहाँ की इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी, आप बोल सकते हो, या एक सिक्योरिटी पॉलिसी बोल सकते हो, कि होम मिनिस्टर की ही यदि बच्ची सेव नहीं है, तो और किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिल्कुल, लिए आप देखिए, कैसे आप बिल्कुल उम्मीद कर ठीक। Ashish, you hit the nail on the head, because that was the message that was to be given out across to the country by our neighbors over there and their sympathizers in our own country. बात तो ये है ना कि वही कि आप अपने होम मिनिस्टर की बेटी नहीं संभाल सकते, तो आप क्या हमसे मुकाबला करोगे? लेकिन बात यही है आशीष, मैं बोलता हूँ कि ये मैसेज कौन दे रहा था? हमारा पड़ोसी देश। किसके साथ मिलके ये किडनैपिंग किसने करवाई थी? जो उनके लोग, उनकी सोच से इत्तेफाक रखने वाले हमारे देश के अंदर है। ट्रेजेडी हमारे देश की क्या रही है? यही रही है कि हमारे लोग ही हमारे दुश्मनों के साथ मिले हैं। नहीं तो जो हमने देखा बीच में इन द मिडल एजेस, हम लोग नहीं देखते। आप जानते हैं हम यहाँ पे मुंबई में आज महाराष्ट्र की पावन धरती पे हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो धर्मवीर की उपाधि दी गई है। किसको दी गई आप जानते हैं ना? धर्मवीर आनंद। छत्रपति संभाजी महाराज को दी गई है। अच्छा, ओके। 1680 में छत्रपति शिवाजी की डेथ के बाद औरंगजेब दक्कन आ गया, बोला शेर तो चला गया, अब तो मैं क्या इनको ऐसे दबा दूंगा। और दक्कन जो मेरे कब्जे में नहीं था, बोलता 1 साल की बात है और पूरा दक्कन मेरे कब्जे में हो जाएगा। और कहाँ तक? द्राविड़ नाडु जिसे बोला करते थे, यानी तमिलनाडु, तंजावुर तक तो शिवाजी महाराज का एम्पायर था। लेकिन आके क्या हुआ? क्या वो कुछ कर पाया? बोलते हैं ना, शेर तो चला गया, छावा, शेर का बच्चा जिंदा था। और पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सबक सिखाता रहा छत्रपति संभाजी, सबक सिखाते रहे। और उनका जो एक द बीटिंग नर्व, द बीटिंग हार्ट ऑफ द मुगल फाइनेंसेस, दैट इज बुरहानपुर, उसके रेट ने तो हिला के रख दिया औरंगजेब को। और फिर वही किया हमारे लोगों ने कि छत्रपति संभाजी के 1689 में संगमेश्वर में उनके अपने घर वालों ने धोखा किया, शिरकेज, और उनका फिर दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन उस अंत से भी बोलते हैं प्रेरणा लाखों लोगों को मिली और वो खड़े हो गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने यही किया। वो आपने
मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में बात करी। ये आज की बात नहीं, ये तो 1689 की बात है, छत्रपति संभाजी। अगर हम 326 बीसी में चले जाएं, हम उससे 2000 साल पहले चले जाएं, 326 बीसी में बैटल ऑफ हाइडास्पिस और अलेक्जेंडर आए थे इंडिया में, आपको पता है ना, दुनिया जीतने के लिए निकले ग्रीस से, मैसेडोन से, और पूरी दुनिया जीत के वो खड़े थे यहाँ पे। हाइडास्पिस झेलम को बोलते हैं, और झेलम पे उनके सामने थे महाराजा पोरस पंजाब के। और ये था कि बस यहाँ से इनको फतेह करूंगा और इंडिया के बाद मैं आगे निकल जाऊंगा टुवर्ड्स द नेदर वर्ल्ड, यानी टुवर्ड्स चाइना एंड द ईस्टर्न वर्ल्ड, ओरिएंट की तरफ, और दुनिया मेरे कब्जे में होगी। लेकिन क्या पोरस को हराना आसान था? नहीं था। पोरस बहुत बड़े और बहुत बहादुर राजा थे, और पोरस ने जो प्लान बनाया कि मैं इनको एम्बुश कर दूंगा, और एम्बुश कर दूंगा, झेलम पार नहीं कर पाएंगे, वो क्या करें, हम पहले रात को पार कर देंगे और हम उन्हें सरप्राइज कर देंगे, और उसके बाद हम अलेक्जेंडर के हम छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन क्या हुआ, अपने ही आदमी ने टांग खींच दी। और कौन थे वो? राजा अम्बी, वो टैक्सला के राजा थे, पंजाब के राजा। और पोरस का उन्होंने खबर वहां भिजवा दी, और पोरस का बेटा वृषकेतु, जिसका नाम हम नहीं जानते क्योंकि हमारे इतिहास से नाम गायब है, वृषकेतु का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते। और वृषकेतु ने जो चार्ज लीड किया, वो तो देखा कि वहां पे वो एम्बुश क्या करते, ग्रीक्स तो वेट कर रहे थे उनकी कि पोरस भी आएगा उसके साथ में। लेकिन वृषकेतु बुरी तरह से घायल हुआ, पीछे हट गया, उसे लगा ये तो मेरे ऊपर अटैक होगा, और पीछे हट गया, और वहां से भागा और भागा, और ग्रीक्स उसके पीछे पीछे। और जब तक उसने दम तोड़ा तब तक 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया, और उसने मैसेज संदेश पहुंचा दिया छावनी में कि वो लोग तैयार हैं, वो लोग आ रहे हैं, और कुछ भी करो, इससे पहले हाथियों की तैयारी कर लो, क्योंकि वो बात सिर्फ हाथियों की कर रहे थे, उन्होंने हाथी आज तक देखे नहीं। और पोरस के हाथी तैयार हो गए, सरप्राइज हुए, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं हुई, क्योंकि ये रिसर्च भी हमारा इतिहास नहीं बता रहा है। हाथियों ने उनकी ऐसी की तैसी करके रख दी ग्रीक्स की, क्योंकि उन्होंने हाथी आज तक देखे नहीं थे, वॉर एलिफेंट्स। And they were stunned, they were shocked, they were appalled, they were baffled, they were surprised, they were flabbergasted when they saw, because they had never seen anything like this. And the way this army fought, because Porus knew his son is not there now, वो गुस्सा भी उनके अंदर था। और ये हमें इंटरनेशनल रिसर्च बता रही है कि वो दरअसल पोरस की हार नहीं थी, वो एक ड्रॉ था, इक्वल था। अच्छा। और अगर आप 2004 की हॉलीवुड मूवी देखें अलेक्जेंडर, उसमें दिखाया है कि पोरस हाथी से भाला लेके खड़ा है, अलेक्जेंडर घोड़े पे है और भाला उसके यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन पोरस ने भाला नहीं चलाया। फिर से हमारी दरिया दिली, एक और हमारी कमजोरी, एक है फूट, गद्दारी हमारे लोग करते हैं, दूसरा दरिया दिली यानी बड़ा दिल, कि वो सूर्यास्त हो रहा है तो मैं मारूंगा नहीं, तो अलेक्जेंडर को वहीं पे खत्म कर देते पोरस। और उसके बाद जो अलेक्जेंडर की हिस्ट्री है, तो हमें सिखाया गया कि पोरस हार गया, और पोरस से उसने पूछा कैसे मैं ट्रीट करूँ, बोलता है एक राजा दूसरे राजा को जैसे ट्रीट करता है। और इंटरनेशनल ऑथर्स आप उन्हें पढ़ें, रशियन ऑथर्स अभी आ रहे हैं सामने, जो बोलते हैं अलेक्जेंडर ऐसा करे नामुमकिन था, अलेक्जेंडर बहुत क्रूर था। उसकी हिस्ट्री देखें, बैटल ऑफ थीब्स ग्रीस में हुआ, बैटल ऑफ ग्रैनिकस हुआ, उसका बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रिया हुआ, बैटल ऑफ टायर, द सीज ऑफ टायर हुआ, और पर्शिया में बैटल ऑफ ईसस, बैटल ऑफ गॉगमेला, दरायस को हराता हुआ पर्शिया में वो इंडिया आया था। इतना क्रूर था कि हारने वाले राजा को जिंदा नहीं छोड़ता था, उसका हारने वाला राजा क्या, उसकी फैमिलीज को जिंदा नहीं छोड़ता था, उसके बच्चों को जिंदा गाड़ देता था। और फैमिली वहाँ शहर की औरतें नहीं, वो रॉयल फैमिली की औरतों को उठा के ले जाता, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति में डाल देता। ये था अलेक्जेंडर। तो बोल रहे नामुमकिन कि अलेक्जेंडर बोले कि तुम हारे हुए हो, और उसने बोल दिया एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करे और वैसे ट्रीट करो, और उसने बोल दिया तथास्तु। नहीं, वो इक्वल टर्म्स पे था। और जो अलेक्जेंडर की जो फौज थी, वो they were terrified, they were horrified, they were petrified, they were mortified, they were scared, they were frightened, they had heard rumors। अफवाहें थी, ये तो पोरस था। आगे जाओगे तो नंदाज हैं, जिनकी ताकत पोरस से 10 गुना ज्यादा है। एम्पायर मगध का है, पोरस तो पंजाब का राजा है, वो तो पूरे इंडिया का राजा है, और वहां पे फार ईस्ट तक का राजा है, द मौर्य नंदाज। तो इसलिए उनकी आर्मी ने विद्रोह किया और वो आगे नहीं गए। हमारे बारे में तो हम ये बोल सकते हैं ना कि करेक्ट। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी भी कम था। तो ये इतिहास गवाह है कि हमारे साथ यही होता रहा,
और हमेशा होता रहा कि हमारे अपने ही लोगों ने हमारी टांग खींची। ये तो हम बात उसकी कर रहे हैं कि कश्मीर 1990, उससे पहले बंदा बहादुर जिन्होंने ईंट से ईंट बजा दी थी मुगलों की, वजीर खान की, उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी जो महाराष्ट्र की धरती नांदेड़, उन्होंने अपने जब प्राण त्यागे और बहुत बड़ा गुरुद्वारा नांदेड़ के अंदर, वहां से उन्होंने जब उन्हें एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी 1666 में पैदा हुए थे और यंग लाइफ थी, लेकिन ग्रेट मैन, उन्हें जब एहसास था कि अब मेरी जीवन लीला मेरी खत्म होने पे आ रही है, तो उन्होंने अन्याय जो हो रहा था उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने किसको भेजा? बंदा बहादुर को, जिससे कहाँ मिले थे? नांदेड़ में, जिनका नाम था माधोदास। वर्जन्स है कोई बोलते हैं माधोदास डोगरा राजपूत है जम्मू के, कोई ऑथर्स बोलते हैं, इंग्लिश ऑथर्स बोलते हैं, जैसे 10 गुरु थे वो पंजाबी खत्री कम्युनिटी के थे, और कई लोग बोलते हैं कि वो महाराष्ट्र के मराठा थे वो, लेकिन नाम था माधोदास उनका। और उन्होंने, गुरु ने उन्हें अपना बंदा बनाया और बोला कि जो जुल्म है वो अभी भी बाकी है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, पंजाब जाओ। और बंदा बहादुर, कोई फौज नहीं उनके पास, अकेले गए 5 प्यारों के साथ, और उन्होंने आम आदमी के साथ उन्होंने फौज बनाई और उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। वजीर खान सरहंद का जो गवर्नर था, जिसने 4 साहिबजादों को भी, जिसने 2 साहिबजादों को जिसने जिंदा चुनवा दिया था, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह तो चमकौर की लड़ाई में मारे गए थे। तो उन्होंने वहां पे आम आदमियों के साथ इतना जुनून, इतना जज्बा कि उन्होंने वजीर खान का खात्मा कर दिया और फर्स्ट राज ऑफ द सिक्स वो एस्टेब्लिश किया। महाराजा रंजीत सिंह ने नहीं, बंदा बहादुर ने एस्टेब्लिश किया। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द सेकेंड राज। तो इन्होंने 1708 में निकले, 1712 तक तो पहला राज एस्टेब्लिश कर लिया था बंदा बहादुर ने, वहां पे पंजाब के अंदर मथुरा से लेके लाहौर तक, ये था बंदा बहादुर का किंगडम। लेकिन उनके साथ भी गद्दारी हुई, और उनके साथ गद्दारी हुई और वही हशर हुआ कि उन्हें पंजाब में पकड़ के उनको दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में वही उनके साथ जुल्म हुआ कि धर्म परिवर्तन करो, हमारा धर्म आप कबूल करो और आप अपना धर्म छोड़ो। लेकिन बंदा ने कहा नहीं, और उन्हें टॉर्चर किया गया। 3 महीने तक उनका टॉर्चर चला। बोलते हैं एक एक उनका नाखून खींचा गया, एक एक हड्डी उनकी तोड़ी गई ताकि उन्हें दर्द रहे, और उनकी स्किन खींची गई, उनके ईयर ड्रम्स उनके पियर्स कर दिए गए, और उनकी आंख भी निकाल दी गई, एक आंख। बोला अभी दूसरी से नज़ारा दिखाएंगे बंदा, क्योंकि वो मना करता रहा, बोला नहीं करूँगा कन्वर्ट, जो आप जुल्म कर सकते हो करो, मैं नाम लूँगा उसका गुरु का और मैं वाहे गुरु का, और मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा। और फिर उन्होंने नज़ारा क्या दिखाया, एक आंख को उसका बेटा 5 साल का अजय सिंह उसे पकड़ के लाए, वो भी जिन्होंने गद्दारी करी उन्हीं की वजह से वो बच्चा और उसकी माँ भी पकड़े गए। तो बच्चे को लाए और जल्लाद ने दिल्ली में 5 साल के जिंदा बच्चे का दिल निकाल लिया उसने काट के, और वो दिल बंदा बहादुर के मुंह में डाला गया। बोलते हैं हिस्टोरियंस, केविन कनिंगम जिन्होंने, ब्रिटिश हिस्टोरियन जिन्होंने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, बोलते हैं जब उनके मुंह में डाला गया तो दिल धड़क रहा था बच्चे का उस टाइम पे, लेकिन तो भी बंदा बहादुर ने कन्वर्जन नहीं किया। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो 1990 की बात करी, कि हमारे ही लोग थे जिन्होंने वो किडनैपिंग में मदद करी, कि आप, मैसेज ये था, होम मिनिस्टर अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, तुम्हें क्या बचाएगा, हिंदुस्तानियों तुम्हें क्या बचाएगा। लेकिन फिर हिंदुस्तान तो उठा ही है ना। करेक्ट। उसके बाद भी बंदा बहादुर की शहादत हुई, बंदा सिंह बहादुर की 1716, 1716। लेकिन वो जो कहानियां, वो जो गाने, वो जो गीत, वो जो गाए गए, उनसे एक बच्चा था सुकेर चाकिया मॉल का, मिसल का, और उस बच्चे का नाम था रंजीत। और वो बच्चा जब बड़ा हुआ, सुनते सुनते बड़ा हुआ, वो गाने उसने जब सुने बंदा सिंह बहादुर के, गुरु गोविंद सिंह के, जिन्होंने 1699 में खालसा बनाया, उन्होंने 1799 में फर्स्ट राज ऑफ द सिक्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। और वो राज क्या था? मथुरा, यानी आज के हरियाणा का बॉर्डर, मथुरा से लेके अफगानिस्तान उनके कब्जे में था महाराजा रंजीत सिंह के, और अफगानिस्तान से लेके तिब्बत उनके कब्जे में था। यहाँ पे 2 और चीज़ें जहन में आ रही हैं जब हम तिब्बत की बात करते हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो हम याद रखें कि तिब्बत महाराजा रंजीत सिंह का एरिया था,
और जब अच्छा। 1799 टू 1839 महाराजा रंजीत सिंह का राज चला, अंग्रेज चाह के भी वहां पे घुस नहीं सके पंजाब के अंदर। जब पूरा इंडिया कैप्चर हो गया था, एक पंजाब था, एक उनका फ्रंटियर, उससे पहले था मराठास। एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब महाराष्ट्र का एम्पायर अंग्रेजों के कब्जे में आया, एक था, बोलते थे जमुना पार, और वो कौन सा है, सिख एम्पायर। और 1839 40 साल वो घुस नहीं सके पंजाब के अंदर। लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, और अंग्रेजों ने वही काम किया, फूट डालने वाला काम उन्होंने किया। और उनके कोठियाज, उनकी रानियां, उनकी महारानियां, उनके जनरल्स आपस में ही उनके झगड़े शुरू हो गए, और दो एंग्लो सिख वॉर हुए 1849 1839 और 49 के बीच में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, अपने ही लोगों ने गद्दारी करी अपने लोगों के साथ। और 1849 में सिख एम्पायर रंजीत सिंह का कोलैप्स हो गया, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो ये बात भी हम जाने कि अपने ही लोगों ने गद्दारियां करी, लेकिन ये हमें लाता है कि जो उनके लोग टूटे उनसे। महाराजा रंजीत सिंह के एक फेवरेट प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था गुलाब सिंह डोगरा। डोगरे राजपूत जम्मू के रहने वाले होते हैं। तो जब उनका एम्पायर टूटा, उनकी फैमिली में फूट पड़ी अंदर, तो गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर और तिब्बत, वहां का एरिया किसके पास में आया, किसके हिस्से में, गुलाब सिंह डोगरा के हिस्से में आया। तो जम्मू कश्मीर और तिब्बत उनके पास था। लेकिन प्रेशर तो था, उधर से चाइनीज, इधर से अंग्रेज, और इधर से हम जानते हैं अफगानिस्तान से पठान, और नीचे थोड़ा चले जाएं तो मुगल। प्रेशर था, वो होल्ड नहीं कर पाए, और तिब्बत उनके एम्पायर से अलग चला गया, और उनके पास रहा जम्मू कश्मीर। और तभी उन्हीं के वंशज हरि सिंह, वो राजा थे जम्मू और कश्मीर के। नहीं तो कल्चरली आप देखें, जोग्राफिकली में भी नज़दीक हैं, लेकिन कल्चरली जम्मू और कश्मीर टोटली अलग हैं। करेक्ट। कश्मीर का कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, और जम्मू के लोग, उनका 80% कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन, बातचीत, खाना पीना पंजाब से मिलता जुलता, जो कि बॉर्डर लगा हुआ है, हम जानते हैं पठानकोट से बॉर्डर लग जाता है जम्मू का। तो ये शुरू से रहा। तो तिब्बत, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का एरिया था, और जम्मू और कश्मीर इसलिए महाराजा हरि सिंह के पास आया जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 1947 में अक्टूबर, इंडिया के साथ। क्योंकि कबाइली मोहम्मद अली जिन्ना के श्रीनगर के दरवाजे पे खड़े थे, और इंडिया ने, सरदार पटेल ने कहा कि मैं आर्मी तभी भेजूंगा अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे तो। करेक्ट। और उन्होंने वी.के. मेनन के साथ जिस एमिसरी को भेजा, उन्होंने महाराजा हरि सिंह पे प्रेशर डालने के लिए, उस यंग ऑफिसर का नाम था सैम मानेकशॉ। अच्छा। जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, सोल्जरिंग विद डिग्निटी, बोलते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो सरदार पटेल बीच में आ गए कि हम तभी आर्मी का सपोर्ट देंगे अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, वो बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप जाके महाराजा की मदद करो। बोलते हैं अगर वैसा होता तो शायद जो हमें मिला वो भी नहीं मिलेगा। और इसका जिक्र यहाँ भी है, शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, और चित्रलेखा जुट्शी ने लिखी हुई है, शेख अब्दुल्ला की लाइफ के बारे में है, और इसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो ये भी हम सोच लें कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ बाद में फील्ड मार्शल बने, उस टाइम पे तो यंग लेफ्टिनेंट थे, तो वो गए और हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया, और जम्मू और कश्मीर आज हमारे पास है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आइए, जम्मू एंड कश्मीर उसी समय से, जैसे आपने बोला है कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ, राइट, और ये सारे प्रॉब्लम हमारे भारत पाकिस्तान विभाजन से चालू हुए, राइट, और उससे और भी काफ़ी सारे पुराना भी हिस्ट्री है कि भारत पाकिस्तान विभाजन कहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी हर कोई मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को इसका जिम्मेदार मानते हैं, करेक्ट। तो एक्चुअली आपका इसमें क्या कहना है, मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन को लेके, क्योंकि उसके जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हम आज भी फेस कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम बुक्स पढ़े इंटरनेशनल ऑथर्स, इस वक्त मेरे सामने नहीं, लेकिन मेरी फेवरेट किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट बाय डोमिनिक लैपियर एंड लैरी कॉलिंस। वो अगर पढ़ें, न्यूट्रल है। या ये किताब हम अगर पढ़ते हैं, ये वाली, ये देखें आप, ये वाली है द पंजाब पार्टीशन्ड, ब्लडीड एंड एथनिकली क्लेंस्ड, और इसके राइटर है इश्तियाक अहमद, पाकिस्तानी स्कॉलर है। आप देख रहे हैं करीब 1500 पेज की ये बुक है, पंजाब के पार्टीशन के ऊपर है।
आज ये पाकिस्तान में नहीं रहते क्योंकि ये सच बोलते हैं, सच लिखते हैं। इनके ऊपर भी काफ़ी थ्रेट्स हैं। ये कनाडा में रहते हैं और कुछ वक्त स्वीडन में बिताते हैं। ये आप बुक पढ़ें और एक एक राइट का ब्यौरा इसमें दिया हुआ है, डिटेल है, जो पंजाब में हुआ पार्टीशन के टाइम पे। ये हम समझ लें कि जिन्ना वॉज वन फैक्टर, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स थे पार्टीशन के लिए। अब वो हमारे सामने एक ही फैक्टर लाया गया कि जिन्ना ने मांगा और हमने दे दिया, जबकि ऐसा नहीं था। इनफैक्ट जो एक बात जो आप नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं आपको और ऑडियंस को। एक पार्टी थी पंजाब में जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी, शायद आपने नाम नहीं सुना इसका। नहीं। और उसने 2 मार्च 1947 तक मुस्लिम लीग को पंजाब में घुसने नहीं दिया। अच्छा। और वो पार्टी पंजाबियत पे चलती थी। पंजाब की तीनों कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उसमें उनकी शिरकत थी। तीनों थे, लेकिन पंजाब बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी 60-40, यूनिफाइड पंजाब, यूनाइटेड पंजाब फ्रॉम मथुरा टू पेशावर, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो चीफ मिनिस्टर मुस्लिम, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हिंदू या सिख। अब आपको बता दूं, उसके चीफ मिनिस्टर थे 1947 में सर खिजर हयात तिवाना। अच्छा। और उसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सर छोटू राम। छोटू राम का आपने नाम सुना या नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं। इंडिया के थे, आज के हरियाणा यानी उस वक्त का पंजाब के रहने वाले। सिटी का नाम है रोहतक। लेकिन आज हम रोहतक में जाएं, वहाँ पे सर छोटू राम यूनिवर्सिटी है, सर छोटू राम चौक है। लेकिन मैं जब वहाँ पे एक सेमिनार के लिए गया था, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा ये सर छोटू राम कौन थे, किसी को नहीं पता। हमारे इतिहास का तो ये हाल है, हमें इतिहास ऐसा पढ़ाया गया जैसे वो एक तरफ का नैरेटिव बस हमारी पुश्तों में, जनरेशन्स के अंदर डाल दिया गया उन्हें सुलाने के लिए। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी ने जिन्ना को घुसने नहीं दिया, वो पंजाबियत पे चलती थी। तीनों कम्युनिटीज का उसमें कंट्रीब्यूशन था। अच्छा। और लेकिन जिन्ना साहब का ये था, जिन्ना का, कि मुझे पंजाब चाहिए एट एनी कॉस्ट। देखो पंजाब 80% ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहाँ से आती थी? पंजाब से। क्योंकि हिंदू सिख जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो जवान थे, वो थे कौन थे? मुस्लिम, पंजाबी एंड सिख। और जो ऑफिसर कार्डर था मेजरली, वो पंजाबी हिंदू था फॉर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो एक तो आर्मी वहां से आ रही है, सेकंड पंजाब शुरू से खुशहाल था और कैनाल्स अंग्रेजों ने बना दी थी, कैनाल कॉलोनीज, कैनाल्स। और वहां पे वीट, गेहूं पूरी तरह से वो फीड कर रहा था इंडिया को उस टाइम भी, और आज भी, और प्रॉस्परस था। तो जिन्ना वांटेड पंजाब, लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी घुसने नहीं देती थी उनको। इट वाज वर्किंग ऑन पंजाबियत। लेकिन जिन्ना ने क्या किया कि उसने अपने कार्डर्स लिए, उसके फॉलोअर्स कहाँ थे? मुस्लिम लीग की ताकत कहाँ पे थी? पंजाब में नहीं थी, पठानों में नहीं थी, बलूचिस्तान में नहीं थी। उनके फॉलोअर्स कहाँ पे थे सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार। यहाँ से अपने कार्डर्स को पंजाब में ले गया और वहां पे उसने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करी 1942 के बाद। क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस की लीडरशिप कैद हो गई, मैदान खुला था उनके लिए, और यहाँ से ले जाके उसने दंगे वहां पे करवाने शुरू किए और डिस्टर्बेंसेस करी, जैसे मंदिर में गाय काट के फेंक देना। तो जब डिस्टर्बेंसेस हुई तो उसके बाद टेंशन हुई और प्रेशर हुआ पंजाब में। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद जो फीलिंग थी वहां पे एक पंजाबियत की, 1946 अक्टूबर के इलेक्शंस जो हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस में, उसमें मुस्लिम लीग पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन यूनियनिस्ट भी मजबूत खड़े थे। तो मुस्लिम लीग पावर में नहीं आ पाई जो जिन्ना चाहता था। नंबर 1 पार्टी आई यूनियनिस्ट पार्टी, नंबर 2 मुस्लिम लीग, नंबर 3 कांग्रेस, नंबर 4 अकाली दल। अच्छा। तो अब मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो यूनियनिस्ट ने सपोर्ट लिया, किसका? इधर कांग्रेस का, इधर अकाली दल का, कि वी हैव टू कीप द मुस्लिम लीग आउट ऑफ पंजाब। और उन्होंने गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म करी, और पंजाब के गवर्नर थे इवान जेंकिंस। अब अंग्रेजों ने हमेशा मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया था, ओवर्ट या टैसिट या कोवर्ट। तो उन्होंने गवर्नमेंट बना दी, मुस्लिम लीग को नहीं घुसने देंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट चली नहीं 4 महीने से ज्यादा। 2 मार्च सर खिजर हयात तिवाना जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और सर छोटू राम जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई। मानना ये था कांग्रेस का, सर खिजर का, कि हम लैंडलॉर्ड्स हैं और हमें अटैक अंदर से ही हमें सपोर्ट करने वाली कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस सोशलिज्म को भी उस टाइम पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो तंग आके उन्होंने बोला कि मैं परेशान हो गया हूँ और मैं नहीं चला सकता। कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, उनकी गवर्नमेंट, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। और सर इवान जेंकिंस जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को शायद ये बोल दिया कि आप जो करना है कर लो, मेरा सर अब यहाँ पे होगा, इधर नहीं होगा।
मैं नहीं देखूंगा। और फिर मुस्लिम लीग उनकी एक आर्मी थी, ट्रेंड आर्मी, जिसका नाम था नेशनल गार्ड। उन्होंने दंगे शुरू किए। और ये किताब है ना इश्तियाक अहमद की, उसमें एक एक दंगे का डिटेल दिया हुआ है, डेट के साथ। कब अच्छा। उन्होंने रावलपिंडी में अटैक किया, कैसे किया, सियालकोट में अटैक किया, कैसे किया, मुल्तान में अटैक किया, कैसे किया, भावलपुर में अटैक किया, कैसे किया, उन्होंने फैसलाबाद, उस टाइम पे फैसलाबाद का नाम था लायलपुर, में अटैक किया, कैसे किया, पेशावर में अटैक किया, कैसे किया, और कैसे हिंदू सिखों को मारा गया टारगेट करके। ये एक एक उन्होंने इसमें डिटेल दिया है। तो ये वजह थी जो वहाँ पे पंजाब की धरती लाल हुई, और हर स्क्वायर फीट के ऊपर किस तरह हिंदू सिख लाशें बिछने लगी। लेकिन यह है कि फाइट तो उन्होंने भी की। पहले तो अपने लीडरशिप कौन थी, कांग्रेस की लीडरशिप, उनके पास गए कि हमारी हेल्प करो, क्योंकि यहाँ तो नेशनल गार्ड है जिनके पास टॉमी गन है, ब्रेन गन है, स्टैन गन है, तलवार है, बर्छे हैं, भाले हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कांग्रेस बोलती रही उनको, हम तो अहिंसा वाले हैं, आप कुछ नहीं रखना अपने घर में। 42 से माहौल बिगड़ना शुरू हो गया था, लेकिन कांग्रेस ने कोई सपोर्ट नहीं किया हिंदू सिख पॉपुलेशन का। और जब ये दंगे 47 के बाद जब अटैक हो गए आर्मीज के, तब वो फिर से गए कांग्रेस के पास, हिंदू सिख पॉपुलेशन। तो फिर से उनका यही धोखा उनके साथ, बोला नहीं आप जिस तरह कर सकते हो करो, हम तो अहिंसावादी हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो लोग अपने आप लड़े, अपने आप लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला। और हर कदम पे लड़ते लड़ते वो इंडिया पहुंचे। छोड़ के पैदल इंडिया आए, 400 किलोमीटर चल के। बच्चे मर गए रास्ते में, खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्या आना भी आसान था? नेशनल गार्ड मुस्लिम लीग की अटैक करती थी कि आप जा रहे हैं तो भी पैदल जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी अटैक होते। जो इनके पास है, इनके कपड़े, जो इनकी जेब में पैसे हैं, वो भी ले लो। मतलब जो लोग ये पाकिस्तान से इंडिया आए में हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, क्योंकि फाइनेंस पूरा हिंदू सिखों के पास था, जो एरिया आज पाकिस्तान है। लेकिन 98% ने छोड़ दिया कि हम धर्म नहीं बदलेंगे, सब छोड़ के सड़क पे आ गए, और 47 से फिर से उन्होंने जिंदगी शुरू करी। तो ये है। आपके भी एंसेस्टर्स बिल्कुल पाकिस्तान से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पंजाब से हैं, वेस्ट पंजाब, रावलपिंडी में उनके बड़े बिजनेसेस थे उनके। और वहाँ से वो सब कुछ छोड़ के वो लोग आए और आगरा में सेटल हुए। मेरे मामा छोटे थे उस टाइम पे, मेरी मदर 7 साल की थी पार्टीशन के टाइम पे। मेरे मामा, बड़े मामा, एक 12 साल के थे, एक 14 साल के। आज उन्होंने फिर से सब कुछ शुरू किया, और ज़ीरो से स्टार्ट किया, नहीं नेगेटिव से, क्योंकि इतना सारा दिल में एक फीलिंग्स, इमोशंस, क्योंकि उनकी फैमिलीज, उनके दोस्त, फैमिली सामने कट गई थी। उसे पार करके आज उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी है। कि जब नीयत हो अच्छी, दिल में अच्छाई है, सच्चाई है, तो कोई रोक नहीं सकता। और जैसे वो बोलते थे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कि मुस्लिम लीग ने सब कुछ ले लिया, ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, लेकिन हमारा जज्बा, हमारा जोश और हमारा हुनर नहीं ले सकते। और वही हुनर काम आया। आज वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आगरा में, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जो लोग ज़ीरो से स्टार्ट हुए और जिन्हें अपनी ही गवर्नमेंट ने धोखा दिया, आज वो सब सक्सेसफुल। इनफैक्ट हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, ये बहुत सारे, चाहे साइंटिस्ट हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों से आए हैं जो पंजाब के उस एरिया से आए जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, दैट मीन्स वेस्ट पंजाब। अच्छा, जो माइग्रेट होके उस समय पाकिस्तान हाँ, से इंडिया है। विराट कोहली की फैमिली वहां से है। अच्छा, कपिल फिल्म देव की इंडस्ट्री फैमिली, में भी काफी सारे बिल्कुल, कपिल देव की फैमिली वहां से है। फिल्म इंडस्ट्री तो मैं अगर बोल दूं आपको, फिल्म इंडस्ट्री में 80% बड़े बैनर्स या हीरोज फिल्म इंडस्ट्री के वहीं से हैं। अगर मैं शुरू से शुरू कर दूं तो राज कपूर की पूरी फैमिली, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर वहाँ के हैं। दूसरी कपूर फैमिली सुरिंदर कपूर की, अनिल कपूर, बोनी कपूर, संजय कपूर, अर्जुन कपूर, वो वहाँ से हैं। अगर हम उनके साथ देखें तो हम देवानंद साहब की फैमिली वहाँ से है। अच्छा। और अगर हम और आगे बढ़ें तो हम आ जाते हैं मनोज कुमार साहब की फैमिली वहाँ से है, एबटाबाद से है। सुनील दत्त साहब की फैमिली डिस्ट्रिक्ट झेलम से है। सुनील दत्त, संजय दत्त वहाँ से फैमिली, उनके ब्रदर थे सोम दत्त जो हीरो थे सुनील दत्त के, कुछ साल वो भी रहे फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी वहाँ से हैं। आगे बढ़ें तो जुबिली कुमार, राजेंद्र कुमार,
उनकी फैमिली वहाँ से है। और हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं जितेंद्र रवि कपूर, उनकी फैमिली भी वहाँ से आई, वहाँ से अमृतसर, अमृतसर से बॉम्बे, उनकी फैमिली वहाँ से। हमारे पहले सुपरस्टार और सबसे बड़े स्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, यानी कि दिलीप कुमार साहब की फैमिली भी पेशावर से है। अच्छा। उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो हिंदू धर्म के नहीं है, नहीं तो दरअसल उनकी फैमिली भी वहीं से है। अच्छा। और राजेश खन्ना साहब, उनकी फैमिली वहाँ से है। बूरेवाला से अमृतसर, गली तिवारियाँ, और उसके बाद बॉम्बे। तो राजेश खन्ना साहब हो गए। आगे बढ़े हम तो विजय अरोड़ा बड़े हीरो रहे हैं हमारे, उनकी फैमिली वहाँ से। और सुरेश मतलब ओबरॉय मेजरली साहब, जो डोमिनेंस रहा है सुरेश वो ओबरॉय साहब, मेजरली वहाँ के स्पेशली फॉर जो पाकिस्तान है। राइट, राज बब्बर साहब, हाँ। राइट। आज भी देख ले यार, हमारे बड़े हीरोज, अक्षय कुमार की फैमिली वहाँ से है, अजय देवगन की फैमिली वहाँ से है, ऋतिक रोशन, उनका सरनेम है नागरथ, उनकी फैमिली वहाँ से है। और जो आज भी हम हीरोज देख लें अगर, जो बड़े दिखाई देते हैं हमें, शाहिद कपूर की फैमिली वहाँ से है, या फिर वरुण धवन की फैमिली, डेविड धवन, अनिल धवन, वो वहाँ से है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैमिली वहाँ से है। ईशान खट्टर अभी पॉपुलर हीरो हैं, उनकी फैमिली वहाँ से है। या फिर विकी कौशल, अच्छा। जिनके फादर श्याम कौशल फिल्म इंडस्ट्री में स्टंट फाइट डायरेक्टर रह चुके हैं, उनकी फैमिली के रूट्स वहाँ से हैं। या फिर हम जो एंटरटेनर नंबर 1 गोविंदा आहूजा, उनके फादर अरुण आहूजा भी लाहौर से है। अच्छा। तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग वहाँ से है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, मुंजाल हीरो के मुंजाल फैमिली वहाँ से है। हमारी बहुत शान, हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा, पार्टीशन से पहले लाहौर में थी, उसका नाम था M&M, मोहम्मद एंड महिंद्रा। यहाँ पे आ गए और उन्होंने नाम रख दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो वो भी वहाँ से हैं। थापर्स, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है हमारा, वो भी वहाँ से है। तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, ओबरॉयज जो होटल चेन है, वो वहाँ से है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अभी मतलब जम्मू एंड कश्मीर, राइट, हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है। स्पेशली बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए। आर्टिकल 370 को लेके हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा एक डिसीजन था मोदी गवर्नमेंट का, राइट। और उस समय का एक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में वो बना ही एक, दैट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन, राइट, कि एक टेम्परेरी, एक अस्थायी रूप से उसको लगाया था। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब और काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी हुए, मतलब ये जो मूवी आई है उससे काफ़ी कुछ लोगों को पता चला है, राइट। राइट। आर्टिकल 370 के बारे में शायद सबसे एक तरह से डीप बात हमें पता लगती है जब हम ये शेख अब्दुल्ला साहब की बायोग्राफियां जब हम पढ़ते हैं। और इसमें इन्होंने ये बताया कि जिन्ना 2 लोग अपने साथ खींचना चाहता था, एक पूरा कश्मीर प्रोविंस और दूसरा पूरा पंजाब प्रोविंस। यानी हमारा बॉर्डर कहाँ पे होता? मथुरा पे होता। आगरा से 50 किलोमीटर पे है मथुरा। पूरा पंजाब अगर चला जाता तो, और ऊपर से पूरा कश्मीर, अच्छा, विच इंक्लूड जम्मू ऑल्सो, क्योंकि महाराजा हरि सिंह की रियासत थी वो। मैंने बताया कैसे उनकी रियासत वो बनी। करेक्ट। तो ये हमारा बॉर्डर वहां पे बनता। आप सोच लो इंडिया का मैप कैसा होता, आप देख सकते हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला बोलते हैं कि एक बात तो ये थी, मैं कन्विंस था कि मैं जिन्ना के साथ तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि तो शेख मेरे अब्दुल्ला thoughts- कौन थे उस समय वहां पर? मतलब शेख अब्दुल्ला तो पॉपुलर लीडर थे वहां पे। अच्छा, जो जिसका स्पेशली कश्मीर में कि जम्मू में? कश्मीर में। कश्मीर में ज्यादा, लेकिन जम्मू में भी उनका होल्ड था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत थी। तो बोलते हैं मैं जो भी था, जैसे भी था, एक बात तो मेरे दिमाग में पक्की थी कि मेरी कांग्रेस से नहीं बनती। और कांग्रेस से मेरे डिफरेंसेस पॉलिटिकल हैं, लेकिन जिन्ना के साथ मेरे डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल यानी इनका विश्वास सेक्युलरिज्म में था। और बोलते हैं जिन्ना इज अ बिगट यानी वो कट्टरवाद के पीछे है, यानी वो कट्टर इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये फैसला था कि मेरे पास, मैं पॉपुलर हूं एज अ लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, राइट। और उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो बाद में बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा। तो बोलते हैं मेरे पास तो जम्मू भी था, क्योंकि मैं पॉपुलर, रियासत तो दोनों थी, जम्मू कश्मीर। तो हाउ कुड आई लीव जम्मू बिहाइंड? तो मैं इसलिए मैंने जिन्ना को स्पॉन कर दिया। स्पॉन यानी आई स्पॉन्ड हिज ऑफर। आई सेड नो, आई एम नॉट जॉइनिंग पाकिस्तान। तो इसलिए जिन्ना मुझे पसंद नहीं करते थे, ऐसा बोलते हैं शेख अब्दुल्ला। और दूसरा वहां पे थे मास्टर तारा सिंह, पंजाब में अकाली लीडर,
जो बोल रहे थे, जिन्ना उनके पास कई बार आए हम्म, कि पूरा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना दो, हम्म, लेकिन मास्टर तारा सिंह भी बोलते हैं मैं तो पक्का था हम्म, कि ये अगर हम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, हम्म, ये मुस्लिम लीग तो माइनॉरिटीज को बर्दाश्त ही नहीं करती, हम्म, तो हमारे कर्म भूमि धर्म भूमि हमारी हर चीज मिट जाएगी हमारी। हम्म, तो इसलिए मास्टर तारा सिंह बोलते हैं मैंने तो जिन्ना को पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनूंगा। बोलते हैं मेरे पास आए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम के बलदेव सिंह, हम्म, जिन्ना उनके पास गए बहुत बार, हम्म, महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह के पास गए कि आप पूरा पंजाब हमें पाकिस्तान का हिस्सा बना दो, हम्म, पंजाब का एक हिस्सा नहीं। लेकिन मास्टर तारा सिंह बोलते हैं मैं क्लियर था, मैं नहीं बना। और शेख अब्दुल्ला ने भी इस किताब में लिखा है कि मैं भी क्लियर था कि मैं जिन्ना के साथ नहीं जा सकता, लेकिन बोलते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ भी मेरा फर्क था, हम्म, कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस, जिन्ना के साथ आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस डिफरेंस, कि मैं सेक्युलर हूं और आप कट्टर हैं, आप फैनेटिक हैं। तो बट मैं यहाँ पे जस्ट आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मैंने देखा है कि जो इन लोगों ने जो पब्लिक वोटिंग या पब्लिक ओपिनियन भी लिया था, तो उसमें शायद जो कश्मीर के जो रेसिडेंट्स थे उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट थोड़ा पाकिस्तान में जाने के लिए तरफ देखो था। वो भी अभी भी हम लें तो वहां पे सबका नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरी स्टेट का लें, हम्म, वो प्लेबिसाइड की बात होती रही है। हम्म, तो जम्मू हैज ऑलवेज फेवर्ड टोटली बीइंग विद इंडिया, हाँ, क्योंकि वो कल्चर ही अलग है, जैसे मैंने आपको बताया। हम्म, कश्मीर हैज अ मुस्लिम मेजोरिटी, हम्म, लेकिन वो मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद भी उनके लीडर थे जो बोलते थे हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम्म, क्योंकि ही बिलीव्ड इन सेक्युलरिज्म। और अच्छा, जिन्ना वाज अ बिगट, जिन्ना वाज अ फैनेटिक। हम्म, लेकिन ये बोलते थे कांग्रेस से भी मेरा डिफरेंस है, बट हम्म, दैट इज पॉलिटिकल। हम्म, जिन्ना से डिफरेंस है आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस। हम्म, यू आर अ फैनेटिक बट आई एम सेक्युलर, ऐसा इनकी सोच थी। हम्म, लेकिन बोलते हैं ठीक है, जिन्ना को मैंने मना कर दिया, स्पॉन कर दिया, हम अलग रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर तो डालूंगा मैं। हम्म, प्रेशर यही था, देखो अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अलग भी हो सकते हैं, हम अलग देश बना सकते हैं। हम्म, इनकी थॉट, इनका रुझान किस तरफ था? इंडिपेंडेंस की तरफ ज्यादा था। हम्म, लेकिन जब पंडित नेहरू हम्म, और माउंट बैटन ने इनसे बात करी, बोला ठीक है मैं रह सकता हूँ, लेकिन आई नीड सम गारंटी, आई नीड सम सिक्योरिटी। हम्म, और तब इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सिक्योरिटी आर्टिकल 370, अच्छा, कि आपके लिए, आप बाकी देश जैसे नहीं होगे, आपके राइट स्पेशल हैं, हम्म, आपके प्रिविलेजेस स्पेशल हैं। बाकी इंडिया वाले आके ज़मीन नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म, इनको यही डर था, ये लिखते हैं कि यहाँ पे इंडिया वाले डेमोग्राफिक शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि हम्म, सरदार पटेल ने खुलेआम ये ऐलान किया था, बोला कि जो पंजाब से जो हिंदू आ रहे हैं, सिंध से हिंदू आ रहे हैं, मेहनती हैं, हम्म, उनका सब कुछ चला गया, उन्हें कश्मीर में बसा दो, हम्म, कश्मीर में खुशहाली भी ले आएंगे हम्म, और हमारी डेमोग्राफी की प्रॉब्लम भी सॉल्व, संभल जाएगी। लेकिन फिर से सरदार पटेल को ओवर रूल कर दिया गया हम्म, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अच्छा, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? आप जानते हैं, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हम्म, हम्म, और वो जो पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू इंडिया के हर कोने में फैल गए और बहुत उनको मेहनत करनी पड़ी। हम्म, लेकिन ये बात उन्होंने सुन ली थी और उन्होंने कहा डेमोग्राफिक शिफ्ट अगर आप कराएंगे तो मेरे पास क्या गारंटी होगी? हम्म, तो इसलिए वो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 370, हम्म, कि बाकी लोग यहाँ पे आके जमीन भी नहीं खरीद सकते। हम्म, अब जमीन नहीं खरीदेंगे तो रहेंगे कैसे वो वहां पे? हम्म। तो इसके कहते अलावा हैं और भी उसमें काफी और भी सारे बहुत सारे हैं, और बहुत सारे और क्लॉजेस थे उसके प्रोसेस थे अंदर, इसमें। लेकिन मेजर ये था। लेकिन इसमें ये भी लिखते हैं कि सेक्शन 370 बाद में एक तरह का, जैसे बोलते हैं ना, इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ ब्लफ। हम्म, हु विल कॉल द ब्लफ? उसको कौन बोलेगा? क्योंकि 370 में उतनी ताकत नहीं। इनका ये था कि 370 हटाओगे आप हम्म, तो बगावत हो जाएगी जम्मू और कश्मीर में, खास करके कश्मीर में। हम्म, लेकिन बाद में जब उनकी बातें सुने तो उनको खुद भी एहसास हो गया कि वो इट वाज अ काइंड ऑफ अ ब्लफ। लेकिन गवर्नमेंट्स हमारी डरती थी, 370 कैसे हटाएंगे हम, क्योंकि वहां पे तो बगावत हो जाएगी, हम्म, ये तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा मुद्दा बन हमारे लिए, जाएगा। इट विल बिकम समथिंग, बिकम एन अ काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल इशू। करेक्ट। लेकिन बोलते हैं ना, द ब्लफ वाज कॉल्ड इन 2019, 2019 में हम्म, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने ब्लफ कॉल करी, क्योंकि इसके खिलाफ पहले आवाज उठाने वाले कौन थे? हम्म, बीजेएस, भारतीय जनसंघ के लीडर, हिंदू महासभा के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बंगाल के रहने वाले थे। सो फाइनली वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स। हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस किया, राइट। 1971 के ऊपर में भी, इंडिया और पाकिस्तान विभाजन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर। अभी आपको क्या लगता है एक्चुअली, यदि हम कुछ वर्ल्ड के टॉप 10 लीडर्स को यदि हम चेक करें, नेशनल लीडर्स की बात कर रहे हैं, राइट, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटीज आपको लगती हैं कि किसी पर्सन में होना चाहिए, राइट? और इसके साथ में एक और चीज, पब्लिक स्पीकिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, राइट? तो हर एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए होता है, दोनों अलग अलग चीजें। बट पहले आप यदि किसी स्पेसिफिकली यदि हम देखें कि ये 10 क्वालिटीज हमारे पास एक नेशनल लीडर में होना चाहिए, तो आपको कैसा, मतलब कौन सी क्वालिटीज ऐसी लगती हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आशीष। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो मेरे जहन में आता है वो एल्गोरिदम लीडरशिप का, हम्म। जो जैक वेल्च ने दिया था, और वो सब जगह अप्लाई करता है, कॉरपोरेट में, हम्म। पर्सनल लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में, स्पोर्ट्स में, मिलिट्री में, जहाँ पे लीडरशिप की अहमियत है। और उन्होंने दिया था V+5E एल्गोरिदम। सबसे पहले लीडर के पास होना चाहिए विजन, यानी दूर की सोच। बड़े बड़े लीडर्स की विजन ही रही है। हमने बात करी अभी हम महाराजा रंजीत सिंह, वो इंस्पायर किससे हुए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या था? विजन, खालसा। जो विजन 1699 13 अप्रैल आनंदपुर साहब में दिया, और उन्होंने ऐसा एक वॉरियर सेंट्स की कम्युनिटी पैदा करी कि पूरा नॉर्थ इंडिया का इतिहास उन्होंने बदल के रख दिया। वो विजन ही तो था उनका। अब E नंबर 1 इज एनर्जी। एनर्जी यानी लीडर की एनर्जी। अगर लीडर में एनर्जी नहीं है तो नोबडी लाइक्स अ डल लीडर। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आप देखें, they are able to give out, exude, effuse, emanate energy. We call them the centers, epicenters, pericenters, nerve centers, nucleus of good energy, ओके। पॉजिटिव एनर्जी। आप कोई भी लीडर देख लें दुनिया में, हम इसमें हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर देखें, नरेंद्र मोदी जी, ही एक्सुड्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। बोलते हैं ही हैज गॉट एन इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस। जहां चले जाते हैं द प्लेस गेट्स इलेक्ट्रीफाइड, सबकी नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। वो करिश्मा क्या? इट इज हिज इनहेरेंट पॉजिटिव एनर्जी। फॉर हिम दे से perhaps the reason is the yoga that he does, the austerities that he has practiced for so many years. It comes from there. It comes from good diet, it comes from good habits, it comes from physical exercise. अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इट इज अबाउट विराट कोहली, अ करिश्मेटिक, एनर्जेटिक, अग्रेसिव लीडर। और इट वाज a special diet, it was his exercise plan, which is his, myself and my team also, yo plan, फिटनेस का। और जो एक्सरसाइज, जो जिम में टाइम बिताते थे वो, तो इट इज अबाउट गुड डाइट, इट्स अबाउट गुड एक्सरसाइज। ही टर्न वीगन, यानी एनर्जी के लिए इट्स आवर हैबिट्स, इट्स आवर थॉट, it's our diet, it's our exercise. So that applies to all the leaders, energy. तो अब we come to E नंबर 2 is energize. लीडर की पहला विजन, दूर की सोच होनी चाहिए। दूसरा, लीडर एक्सेप्ट होगा या लोग अट्रैक्ट होंगे, करिश्मा होगा, अगर एनर्जी होगी। 3 है, he has to energize, he has to motivate, he has to instill energy in people. He should be able to rejuvenate them, charge them, recharge them. ये हम बोलते हैं लीडरशिप। तो इसके लिए आपने जो बात कही, पब्लिक स्पीकिंग बीच में आ जाती है कि वो लीडर एनर्जाइज कैसे कर सकता है। वो कोई इंजेक्शन एनर्जी का उठा के तो नहीं दे सकता। वो लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा कर सकता है अपनी बातचीत से, अपनी स्पीकिंग से। वो मोटिवेट करना, एनर्जाइज करना। आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स देखें, हम बात करें, अगर हम करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मोदी जी, ही इज अ ग्रेट स्पीकर। अगर हम बात करें World War II, जिन्होंने अमेरिका को गैल्वनाइज कर दिया उस टाइम पे, जब वो वॉल स्ट्रीट क्रैश की वजह से खत्म हो गए, दैट इज FDR, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उनकी स्पीचेस, और हिटलर के सामने जो दुनिया या इंग्लैंड खड़ा हो गया बिकॉज ऑफ द स्पीचेस ऑफ विंस्टन चर्चिल। बैटल ऑफ डनकर्क के बाद, बैटल ऑफ नॉर्मैंडी के बाद, जब 1940 में नेशनल गवर्नमेंट का उन्हें हेड बनाया गया, तो उन्होंने जो स्पीच दी उन्होंने लोगों को, लोग खड़े हुए, लोग खत्म थे उस टाइम पे। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, स्वेट, टॉयल एंड टीयर्स। ये उन्होंने संबोधित किया पूरे ब्रिटेन को, और उनके अंदर हताश, निराश हो गई थी ब्रिटेन की पॉपुलेशन, दुनिया की। लेकिन यह है कि नहीं, हम हिटलर को जवाब देंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं, हिटलर की बात कर रहे हैं कि he was a great orator, a great speaker. उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत उद्देश्य के लिए किया, गलत मकसद के लिए किया, गलत लक्ष्य के लिए किया, लेकिन दी एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल, वो जो उन्होंने जर्मन्स को खड़ा किया कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में नाइंसाफी हुई हमारे तरफ, और हम इस नाइंसाफी का जवाब देंगे। अब हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। माय फादरलैंड विल बिकम द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, और हमें कौन रोक सकता है? और लोग घूम जाते उनके साथ, हिटलर के साथ। आप उनकी स्पीचेस देखें, मेरे से कई बार लोग पूछते हैं, हु डू यू कंसिडर द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन द वर्ल्ड? स्पीकर। मैं बोलता हूँ बहुत सारे स्पीकर, लेकिन मैं अगर किसी का नाम लूंगा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उनका लक्ष्य गलत था। लेकिन एज अ स्पीकर
वो हिटलर वॉज अ ग्रेट स्पीकर, आप जो बोल रहे हैं, हम्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, उनकी आवाज की मॉड्यूलेशन देखो, हम्म, उनका पैशन देखो, उसके अंदर वो दिखाई देता है। तो दी एबिलिटी टू एनर्जाइज इज पब्लिक स्पीकिंग। हम्म, और अच्छा। देन वी कम टू एज। एज यानी टीम में कटिंग एज मेंटेन करना, यानी टीम को ट्रेन कर पाना। टीम भी अपनी है, लीडर ब्रिलियंट है और टीम नहीं है, तो क्या होगा? टीम की परफॉर्मेंस आएगी क्या? करेक्ट। टीम की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हम्म, दी एबिलिटी टू बिल्ड अप, बिकम एस्पिरेशनल फॉर द टीम, उनको ट्रेन करना, उनके लिए बेंचमार्क सेट करना। हमने अभी कहा बंगाल के इलेक्शन आपने पूछा था, मैंने कहा शुभेंदु अधिकारी इज अ ग्रेट लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 21 में नंदीग्राम में उन्होंने शिकस्त दे दी ममता बनर्जी को। अभी यहाँ बोला मैं उनके सामने उनके घर में जाऊंगा मैं, और भवानीपुर, और वहां पे उन्होंने शिकस्त दी, उनको हरा दिया। तो दी एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो लोग सोचते हैं ना, अगर हमारा लीडर ऐसा टीम मेंबर सोचते हैं, तो मैं भी अपने आप को अपग्रेड करूं, क्योंकि आई कैन नॉट बी बिलो एवरेज इफ माई लीडर इज एक्सलेंट, इफ ही इज द ग्रेटेस्ट इन दिस फील्ड। 1983 वर्ल्ड कप कपिल जो हम देव, जीते यस। 25 जून 1983, लेकिन वो दरअसल जीत हमारी 18 जून को हो गई थी 1983। टर्नब्रिज वेल्स, जिम्बाब्वे 17 for 5 क्वार्टर फाइनल्स, और 17 for 5। और कपिल देव बोलते हैं, मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, सब हंस रहे हैं, और बोलते हैं इससे शर्मनाक क्या हार होगी। जिम्बाब्वे मिनोज, एंडी फ्लावर्स की टीम विन, मिनोज यानी उन्हें अभी स्टेटस मिला, टेस्ट स्टेटस, हम उनसे हार जाए, और वो भी ऐसी हार शर्मनाक 17 for 5। तो बोलते हैं, मैं उस टाइम पे गया, बोला मेरी बात टीम वाले नहीं सुन रहे, ठीक है मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपने बल्ले से ही बात करूंगा। और बोलते हैं उसके बाद क्या बात करी, फोर्स और सिक्सेस, 16 फोर्स 6 सिक्सेस। और बोलते हैं 16 फोर्स 6 सिक्सेस, 163 बॉल्स 175 नॉट आउट, 16 फोर्स 64 रन, 6 सिक्सेस 36, 100 आउट ऑफ 175 नॉट आउट कमिंग फ्रॉम सिक्सेस एंड फोर्स। और सिक्सेस ऐसे जिन्होंने बाउंड्री क्लियर करी नहीं, जिन्होंने सीटिंग क्लियर करी नहीं, जिन्होंने स्टेडियम क्लियर किया नहीं, जिसने स्टेडियम के बाहर की रोड्स को भी क्लियर कर दिया, ऐसे उनके 4 छक्के लगे उस टाइम पे। अच्छा। अफसोस कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि बीबीसी के BBC कैमरा की में स्ट्राइक पे थे। टर्नब्रिज वेल्स, तो वो है दी एबिलिटी टू बिल्ड अप, यानी ट्रेन करे और उनके लिए सही एग्जाम्पल सेट करे कि आपको अपनी स्किल लेवल को बिल्डअप करना है। ऐसे बोलते हैं कटिंग एज, एज ई नंबर 3। 4 इज एग्जीक्यूट, दी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन वो क्या, वो तो ख्याली पुलाव रह जाएगा अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो। ऑल ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट एग्जीक्यूटर्स। अभी हमारे, आप बीजेपी की बात कर लें तो हमारे जो होम मिनिस्टर है, स्ट्रेटेजाइजर एंड एग्जीक्यूटर ऑल्सो। स्ट्रेटेजी तो बन गई, लेकिन एग्जीक्यूट करना तो ही तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो पेपर पे रह जाते हैं प्लान्स। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। तो हमने जो बिगेस्ट नेवल विक्ट्री 500 साल की, एडमिरल एस.एम. नंदा, ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971, ऑपरेशन पाइथन 7 दिसंबर 1971, और 4 दिसंबर नेवी डे है हमारे लिए, फखर की बात है। 80% पाकिस्तान की नेवी कराची पोर्ट में डिस्ट्रॉय कर दी हमने, लेकिन कराची पोर्ट में घुसना नामुमकिन था, गेट बंद कर दें तो, नेचुरल गेट्स। उसमें कैसे घुसे, कैसे मिसाइल बोट्स घुसाई एडमिरल नंदा ने, क्या प्लान था, क्या सोचा, कैसे घुसाई, कैसे एग्जीक्यूट किया, और उनके लिए $3 बिलियन का उनका नुकसान। कराची 7 दिन तक जलता रहा। किताब अब ये ऑटोबायोग्राफी इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास में नहीं है ना। किसी के पास नहीं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है द मैन हू बॉम्ब कराची। वो अच्छा। प्लान कैसे बनाया उन्होंने और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, मास्टर क्लास एग्जीक्यूशन। और एक वजह जो उन्होंने सरेंडर किया 16 दिसंबर को, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए तेल नहीं था, टैंक्स के लिए, घरों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए तेल नहीं बचा था। कराची की उन्होंने ऑयल रिफाइनरी भी उन्होंने उड़ा दी 7 दिसंबर, ऑपरेशन पाइथन। तो ग्रेट लीडर्स ऑलवेज आर ग्रेट एग्जीक्यूटर्स। और 5 ई नंबर 5 इज एथिक्स। ओके। एनर्जी एनर्जाइज 2, एज एग्जीक्यूट 4, और एथिक्स इज ई नंबर 5 फॉर लीडरशिप। लीडर शॉर्टकट नहीं मारता, दुनिया देख रही है उसको। कोई लीडर सोच ले कि दुनिया नहीं देख रही, मैं ये काम गलत तरीके से करूं, नहीं। लीडर बरकरार रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, बुलंद रहना चाहिए अपने एथिक्स के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म विक्ट्री चाहिए तो हमें एथिक्स चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका टाटा ग्रुप, करेक्ट। और इसमें टीसीओसी टाटा कोड ऑफ कंडक्ट लाने वाले टाटा ग्रुप के अंदर जीआरडी टाटा। अब ये टाटा ग्रुप दुनिया में आज इसकी इज्जत है।
कंपनीज आएंगी जाएंगी लेकिन टाटा ग्रुप रहेगा, क्योंकि इनकी लीडरशिप ने एथिक्स में बिलीव किया। बोलते हैं ना, वॉचमैन टू चेयरमैन, टाटा कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करता है एथिक्स, और उसके खिलाफ उसका उल्लंघन किया तो दैट पर्सन इज आउट ऑफ द सिस्टम, वो वॉचमैन हो या चेयरमैन हो। और एथिक्स टीसीओसी में प्रायोरिटी दी है। प्रायोरिटी नंबर 1 इज एथिक्स, correct. नंबर 2 इज ऑनेस्टी, नंबर 3 इज nation, number 4 is environment, number 5 is associates, number 6 is employees, and number 7 is profits। यानी एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी पहली 3 प्रायोरिटीज हैं, तभी टाटा ग्रुप आज इतना बुलंद है। 9 लाख प्लस एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई नहीं। 135 प्लस कंपनीज इन द ग्रुप, दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ टाटा ग्रुप। रेवेन्यू जनरेशन लास्ट ईयर INR करीब 12 ट्रिलियन, यानी 12 लाख करोड़ इंडियन रुपीस, वो दुनिया में कोई नहीं। ये एथिक्स, और ये है कि टाटा सन्स मदर कंपनी 66% प्रॉफिट्स आर रिसाइकल्ड बैक इनटू सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। दीज आर एथिक्स। और इसीलिए टाटा ग्रुप 1863 में शुरू हुआ और आज करीब करीब 160-165 साल हो गए, लेकिन अभी भी मजबूत है, बुलंद है, ताकतवर है। और जैसे वक्त बीतेगा, और क्योंकि एथिक्स का मतलब है बेस, bedrock, foundation, जड़, नींव, बुनियाद। Therefore, the deeper the foundation, the stronger the foundations, the bigger the foundation, the taller is the building, the bigger is the building, the better is the building, right? तो लीडरशिप, यानी अगर आप मेरे से पूछें आशीष, तो ये हमने एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए, V plus 5V, and that is the algorithm of good leadership anywhere: politics, military, sports, social circles, family, friends, anywhere। So thank you very much, sir, for being with us. And definitely we will have a next, our podcast is coming soon, and it will be more on like public speaking and you can say corporate leadership. Right, sure, Ashish. Always a pleasure being with you, and I look forward to being with you and all your channel members also. Thank you so much to you. Thank you to our members who will be watching, and thank you for the organizers of the podcast who've been nice to us and have been recording this. Thank you so much. Thank you.